आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपके मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुर्रम रहें। 17 फरवरी 2025 पीर के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। दरिया बचाओ तहरीक की तरफ से बेदारी मुहिम जारी है। कल भी SUP के सदर ज़ैन शाह, मुनीर हैदर शाह, GSN मोहाज के चेयरमैन रियाज अहमद चांडियो, GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी की क़यादत में सेवन से महर तक मार्च किया गया, जिसका मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल करके फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई। दरिया सिंध को हर कीमत पर बचाने का अहद किया गया। 5 को मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि दरिया सिंध 6 कैनाल्स निकालने की साजिश के खिलाफ सिंधी कौम मैदान में आ गई है। किसी भी सूरत में कैनाल्स निकालने नहीं देंगे। ये सिलसिला पूरी सिंध में जारी रहेगा। दादू और महड़ समेत मुख्तलिफ शहरों में खिताब करते हुए सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि आज आर्मी चीफ ने जो तकरीर में अपना विजन बताया है, हम आर्मी चीफ की तकरीर के पीछे नहीं, आइन के तहत चलेंगे। आप बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करें और मुल्क हमें आइन के तहत चलाने दीजिए। मरियम नवाज अगर पंजाब को ग्रीन सिंध के पानी से करेंगी तो हम टकराव पर आ जाएंगे। उसने मजीद कहा, पंजाब के यो फैसलो करनो बंदो, इस्टेब्लिशमेंट के यो फैसलो करनो बंदो कि अगर ये समंदर आपका है, पाकिस्तान का है या नहीं है तो भले इसको बर्बाद करें। अगर ये सिंध की 1.25 करोड़ एकड़ जमीन पाकिस्तान की है, जो आबाद हम कर रहे हैं वो उनकी है या नहीं, अगर ये मंसूबा है कि पंजाब के एक एक इंच को और पंजाब सिंध के रेगिस्तानी इलाकों की जमीन हथिया के और आबाद करनी है और सिंध की मौजूदा एग्रीकल्चर को उसके नतीजे में बर्बाद होती है। कराची शहर के पीने का पानी, हैदराबाद शहर, ठट्टा, सिजावल, बदीन के लोग इधर से माइग्रेट करके कहां जाएंगे? तो पाकिस्तान की 10% आबादी कराची से लेकर और बदीन तक रहती है। अगर ये 10% आबादी आपके मुल्क के शहरी हैं, जिनकी सदियों से जमीनें हैं, जो सेटल्ड कमांड एरिया में रहते हैं, अगर आपने ये तय किया हुआ है कि पंजाब के एक एक इंच को ग्रीन करेंगे तो उसके नतीजे में सिंध बर्बाद होना है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि मैडम CM स्टॉप इट। ये आबाद करने का आप 1 एकड़ भी करती हो तो हमारे इधर से 10 एकड़ सिंध के तबाह होते हैं। सिंध का समंदर की इरोजन होती है, हमारी जमीन कम होती जा रही है, डेल्टा तबाह होती है। तो इसलिए मिलके फैसले करें। ये दलाल सियासतदान आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो करप्ट सियासतदान है, उन्होंने अगर अप्रूवल दी है, अगर वो करप्ट हैं और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट उन पे दबाव डाल के या खुशी से सौदा करके उन्होंने दिया है, सिंध के अवाम ने ये वो दरियाओं से हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम 1 एकड़ भी अपना बर्बाद होने नहीं देंगे। अब फेडरेशन को फैसला करना है कि किस तरफ जाना है। तव्हां वटि इन लाइ आहियूं, हिननि सौदो करे छॾियो आहे। चोरी थींदी आहे न, सौदो करे छॾे। हिते जेके तव्हांजो MNA, तव्हांजो MPA जेके आहिनि भाड़िया, उन्हनि सौदो करे छॾियो आहे। बेदारी मार्च को खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि हम दरिया सिंध के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अदीब, दानिश्वर, सोशल मीडिया सार्फिन बताते हैं कि हम इलेक्शन हार गए हैं। लोग अपने मुंतखब MPA, MNA और सेनेटर से क्यों नहीं पूछते कि वो कहाँ हैं? नहरें बनेगी तो सिंध तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मार्च से खिताब करते हुए रियाज चांडियो, सफदर अब्बासी और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि 6 कैनाल मंसूबों से सूबों में नफरत बढ़ेगी। हम लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। हुक्मरानों की गलत पॉलिसी के बायस सिंध में पानी की किल्लत है।
नहरों में पानी नहीं, मिट्टी उड़ रही है। पानी की किल्लत के बायस सिंध में ज़राअत तबाह हो गई है। दरिया सिंध और सिंध की ज़मीनों की फ़रोख्त के खिलाफ भिच्चा में हज़ारों हारियों का इज्तिमा। मुल्क गिर हारी कॉन्फ्रेंस सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सराइकी वसीब समेत मुल्क भर के हारी रहनुमाओं ने 6 नए कैनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों को मुस्तरद कर दिया। नए कैनालों और डेमों की तामीर फ़ौरन रोकने और दरियाए सिंध के तारीखी बहाव की बहाली का मुतालबा किया। कारपोरेट फार्मिंग और 6 नए कैनालों के खिलाफ अवामी तहरीक ताउन से पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम भिच्चा में मुल्क गिर हारी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के किसानों ने दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारी अक्सरियत से करारदादें मंजूर की और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों को किसान दुश्मन मंसूबे करार देकर मुस्तरद कर दिया। ज़राई टैक्स बिल को ज़राअत पर हमला करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया गया है। IMF और दीगर साम्राज्य इदारों के कहने पर मीडिया और अदलिया को कैद कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट तरमीमी बिल साम्राज्य मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर किए गए हैं। इर्सा एक्ट में तरमीम करके दरिया सिंध का पानी सिंध से छीन कर गैर मुल्की कंपनियों को फ़रोख्त करने की साजिश की गई है। रहनुमाओं ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान, ज़राई इनकलाब और उड़ान पाकिस्तान जैसे खुशनुमा नारों के जरिए किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, मुल्क फ़रोख्त किया जा रहा है, ज़मीनें गैर मुल्की कंपनियों के हवाले करके मुल्की सालमियत को दाव पर लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाकर सिंध के अवाम से सब कुछ छीन लिया। अब बिलावल शहबाज इत्तेहादी हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान का नारा लगाकर सिंध को रेगिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। कॉन्फ्रेंस में कारपोरेट फार्मिंग, चोलिस्तान मंसूबा और ग्रेटर हल कैनाल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कॉन्फ्रेंस में सिंधियाणी सकाफती ग्रुप ने टैबलो पेश किए और कौमी फनकारों ने दरिया सिंध पर कब्जे के खिलाफ गीतों के जरिए एहतजाज किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकजी सदर एडवोकेट वसंत थरी ने कहा कि मरियम नवाज एक इदारे की सरबराह के साथ मिलकर चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह करके सिंध को रेगिस्तान बनाने की साजिश को अमली जामा पहना चुकी हैं। पीपल्स पार्टी की मुजरमाना खामोशी ये जाहिर करती है कि उसने सदारती ओहदे के बदले दरिया सिंध को फ़रोख्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि चोलिस्तान कैनाल कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों के लिए पानी फराहम करने के लिए बनाई जा रही है। एक तरफ चोलिस्तान की ज़मीनों पर कब्जा करके मकामी हारियों को बेदखल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सिंध के पानी को चुराकर इन कब्जा शुदा ज़मीनों को आबाद करने के लिए चोलिस्तान कैनाल तामीर की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कारपोरेट कंपनियों को दरिया सिंध का पानी फ़रोख्त करने के लिए सदर जरदारी ने इर्सा एक्ट में तरमीम की है। सदर जरदारी को सिंध की ज़मीनों और वसाइल नीलाम करने के लिए इक़्तिदार पर बिठाया गया है। सदारती ओहदे के बदले सदर जरदारी सिंध को फ़रोख्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के किसानों के मसाइल एक जैसे हैं। किसानों को फसलों की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। कारपोरेट फार्मिंग के जरिए पूरे मुल्क में किसानों को बेदखल किया जा रहा है, ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। चोलिस्तान की तरह सिंध के काछो, थर, उमरकोट समेत हर इलाके पर कब्जा किया जा रहा है। गोलालची में कारपोरेट फार्मिंग के लिए देहातियों को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के सेक्रेटरी फारूक तारिक ने कहा कि पंजाब में हम कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ और पानी के मुनसिफाना तकसीम के लिए सिंध के अवाम से मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि दरिया सिंध पर 6 नए कैनालों की तामीर को फौरी तौर पर रोका जाए। हम मुतालबा करते हैं कि कारपोरेट फार्मिंग को ख़त्म करके ज़मीन बेज़मीन किसानों और हारियों में तकसीम की जाए। सिंधी हारी तहरीक के मरकजी सदर गुलाम मुस्तफ़ा चांडियों ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के किसानों को गुलाम बनाकर दरिया सिंध को फ़रोख्त कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जागीरदारी निज़ाम को मजबूत करके सिंध को तारीखी में धकेल दिया है। पीपल्स पार्टी का इक़्तिदारी दौर सिंध के तारीख का स्याह तरीन दौर है। पीपल्स पार्टी ने आमरों और जाबरों से ज़्यादा सिंध को लूटा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुसल्लत करदा जागीरदारी निज़ाम के ख़ात्मे और दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसानों को अपना किरदार अदा करना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दरिया सिंध के पानी पर डाके, चोलिस्तान कैनाल और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ अलमंजर जामशरों पर एहतजाज करते हुए इंसानी जंजीर बनाई। एहतजाजी रैली भी निकाली गई। एहतजाज के सरबराही कामरेड इमदाद काजी और दूसरे रहनुमा कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि पानी का रुख मोड़कर कैनाल निकालने या बड़े बड़े डैम बांधने की कोई गुंजाइश नहीं। गुज़िश्ता 25 बरस के दौरान पानी की दस्तयाबी के एदाद शुमार भी इस हकीकत का सबूत है कि तमाम सूबे पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं और इजाफी अराजी से दरकिनार मौजूद काश्त होने वाली ज़मीन और फसलों के लिए भी मतलूबा मिकदार में पानी मुयसर नहीं।
जिस का खमियाजा नुकसान तमाम सूबों के काश्तकारों और किसानों को हर साल बहुत बुरे तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ रहा है। अगर कैनाल निकाले गए तो सिंध बंजर बन जाएगा। जामशोरों में सिंध सागर पार्टी के मरकजी इंतजामी बॉडी का इजलास मुनक़िद हुआ। सिंध में ज़मीन पर कब्जे और पानी की चोरी के खिलाफ 13 अप्रैल को हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल का ऐलान किया गया। सिंध सागर पार्टी के मरकजी इंतजामी बॉडी का इजलास मरकजी सदर मंसूर जखड़ की ज़ेर सदारत जामशोर में मुनक़िद हुआ। इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक दरिया सिंध के पानी की चोरी और सिंध की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ 13 अप्रैल 2025 को हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल की जाएगी, जबकि पार्टी की पॉलिसी सिंध की सरजमीन और दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए किसी भी सियासी इत्तेहाद में शमूलियत और सिंध के कौमी हक़ों के हसूल के लिए सियासी जमातों की जद्दोजहद और सियासी जद्दोजहद है। इमाम इनकलाब अबैदुल्ला सिंधी के सियासी अफकार की बुनियाद पर सिंध एक मुस्तक़िल मुल्क है। सिंध सिंधियों का है, इसीलिए सिंध सागर पार्टी सिंध दुश्मन और इत्तेहाद पसंद जमातों के साथ किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। सिंध के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सियासी किरदार अदा किया जाएगा। इजलास में कहा गया कि सिंध में रहने वाली उर्दू बोलने वाली आबादी सिंधी कौम का अटूट हिस्सा है और सिंध सागर पार्टी नस्ल परस्ताना सियासत को सिंध के लिए नुकसानदा समझती है कि सिंध की आज़ादी और इसके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहब्बे वतन जमायतों के साथ मिलकर कौमी जद्दोजहद का हिस्सा बने। इजलास में मार्च ता मई 2025 के सहमाई प्लान के मुताबिक सिंध सागर पार्टी सिंध के मुख्तलिफ अजला में पार्टी के दानिश्वर रहनुमा इमाम इनकलाब उबैदुल्ला सिंधी के बरसी के मौके पर तकरीबात का इनेकाद करेगी। डॉक्टर गुल मोहम्मद गुलमहर की बरसी तकरीब 3 मार्च को मुनक़िद की जाएगी। 14 मार्च को मेहर में अजीज़ुल्लाह बहुयो साहिब की सालगिरह और 20 मार्च को खैरपुर मीरस में शहीद सूर्या बादशाह की बरसी। यकम मई को नवाबशाह में मरकजी इंतजामी कमेटी का इजलास और तरबियती वर्कशॉप होगा। इजलास में सिंध सागर पार्टी के मरकजी सदर मंसूर जखड़, सीनियर नायब सदर अकबर भुरगड़ी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज सिकंदर तुनियो, डिप्टी सेक्रेटरी सारंग महर, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार, मीडिया सेक्रेटरी अल्ताफ हुसैन सिंधी और ऑडिटर नदीम कल्हड़ ने शिरकत की। इजलास में सिंध की सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान का जदीद आबादकारी का निज़ाम सिंध में गुलामी का जाल है। नाम नेहाद वफाकी ज़ालिम मजहबी रहनुमा और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सिंध दुश्मन निज़ाम की कड़ियाँ हैं, जिसने सिंधी कौम को हर तरफ से अपनी गिरफ्त में ले रखा है ताकि सिंध के अवाम को एक ही हाथ में लूटा जा सके। सिंध में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी और भत्ताखोरी के जरिए सिंधी हिंदुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का मंसूबा बनाया गया है, जो कि अवाम के इजहार राय और सियासी मज़ामत के हक़ को भी छीन रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि सिंध में जारी रियासती लूटमार और मजहबी इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाए, दरिया सिंध से निकलने वाली नहरें बंद की जाएं और डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के बेईमाना कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकारों समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जबरी गुमशुदगियों के जरिए लोगों को सियासी और सहाफ़ती सोच पर आयद रियासती पाबंदियाँ ख़त्म की जाएं। जस्का मारिसर की तरफ से दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ सखर से कराची तक पैदल मार्च जारी है। पैदल मार्च सजावल पहुंचा, जहां खिताब करते हुए मार्च के सरबराह जस्का मारिसर के चेयरमैन असलम खैरपुरी, असद सिंधिहार और करण निज़ामानी ने कहा कि दरिया सिंध से कैनाल निकालकर सिंधियों को प्यास मारने की साजिश की गई है। हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब दरिया सिंध बचाने के लिए जद्दोजहद के मैदान में हैं। शहीद हिदायत लोहार की पहली बरसी कल मनाई गई। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध और वुरसा ने वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध के मरकजी कन्वेनियर सूरत लोहार की क़यादत में सन में एक रैली निकाली। रैली की सूरत में कौमी कारकुनों ने शहीद हिदायत लोहार की पहली बरसी के इज्तिमा में शिरकत की। इससे पहले उन्होंने रहबर सिंध साईं GM सईद और कौमी शहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी गई। बरसी तकरीब के मौके पर सिंध के कौमी दानिश्वर ताज जोयो, सिंध सुजा के फॉर्म के मरकजी सदर सारंग जोयो, जस्कम के सीनियर रहनुमा सरफराज मेमन, वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध के कन्वेनियर और शहीद की बेटी सोरठ लोहार और दूसरे रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद हिदायत लोहार एक प्राइमरी उस्ताद और सियासी कारकुन था, जिसे 1 साल कबल 16 फरवरी को नसीराबाद में टारगेट किलिंग करके शहीद किया गया। वो सच्चे कौमी कारकुन थे। उसने सियासी समाजी कारकुनों को शऊर देने की कोशिश की। उसने अपनी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजारी। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कारकुनों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक रहते हैं। शहीद जुल्मतों के खिलाफ ताकतवर आवाज़ थे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध के रहनुमा और शहीद उस्ताद हिदायत लोहार की बेटी सोरठ लोहार और उनकी टीम को
शहीद हिदायत लोहार की पहली बरसी तकरीब मुनक्कद करने पर खराज अकीदत पेश किया। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने कहा कि सोरठ लोहार और उनकी पूरी टीम सिंध के कोने कोने में जाकर साईं GM सैयद की तहरीक आज़ादी को फैला रही है। इसी जिद्दोजहद के तसलसल के तौर पर 16 फरवरी 2025 को सिंध में शहीद उस्ताद हिदायत लोहार की पहली बरसी मनाई गई। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस सिंधी के अवाम से पुरजोर अपील करती है कि वो उस्ताद हिदायत लोहार की बेटियों के साथ इजहार यकजहती करें और इस जद्दोजहद का हिस्सा बने। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस यकीन दिलाती है कि माजी की तरह मुस्तकबिल में भी सिंध और सिंधी कौम की आवाज़ बनकर कौमी हकों की जद्दोजहद को आगे बढ़ाती रहेगी। सिंध के नामवर अदीब और दानिश्वर नसीर मेमन ने फारूक सत्तार की बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि लगता है कि MQM अपनी अंदरूनी तकसीम का रुख मोड़ने के लिए सिंध में दोबारा लसाने आग लगाना चाहती है। डंपर्स के एक्सीडेंट सीधा साधा इंतजामी गफलत और बंद इंतजामी का मसला है। उनको महाजर पख्तून लड़ाई का पेश खेमा बनाने के पीछे रिवायती लसानी तासुब और खूना रेजी की सोच कार फरमा है। कराची के शहरी दहशतगर्दी और खूना रेजी की सियासत को रद्द कर चुके हैं। उर्दू बोलने वालों को इस सियासत ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा उर्दू बोलने वाले इस बोरी बंद लाशों और गायबाना जनाजा नमाजों वाले दौर की वापसी नहीं चाहते। लेकिन ड्रैकुलास को खून के अलावा कोई मशरूब पसंद नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपने बयान में कहा कि डंपर जलाने के पीछे न आफाक है न MQM। हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अब चाहे तो इस बयान पर मुझे भी गिरफ्तार कर लें। शहर में लसानी फसादात के लिए एक बार फिर स्टेज सजाया जा रहा है। सिंध के नामवर शायर आकाश अंसारी के वुरसा से ताज़ियत का सिलसिला जारी है, जबकि डॉक्टर आकाश के बेटे से तफ्तीश का अमल भी जारी है। ज़रा का कहना है कि डॉक्टर आकाश अंसारी के बेटे विशाल लतीफ़ ने भी एतराफ़ी जुर्म किया है। हैदराबाद पुलिस ने मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल का मुअम्मा हल करने में अहम पेशरफ्त की है। इब्तिदाई दावे के उनकी मौत घर में आग लगने से हुई है गलत साबित हुई है। तहकीकात से पता चला है कि उसकी मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। सिविल अस्पताल हैदराबाद के मेडिको लीगल ऑफिसर MLO डॉक्टर अब्दुल हमीद ने तस्दीक की है कि आकाश अंसारी के जिस्म पर तेज धार हथियार से कई वार के जख्म थे। उसके जिस्म का बेशतर हिस्सा भी झुलस गया था। सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह ने भी तस्दीक की है कि शायर के जिस्म पर चाकू के जख्म थे। पुलिस ने शायर के गोद लिए हुए बेटे लतीफ़ आकाश और उसके ड्राइवर को बदीन से कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। इब्तिदाई तौर पर लतीफ़ आकाश ने दावा किया था कि उसके वालिद की मौत हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में घर में आग लगने से हुई थी। ताहम तफ्तीश के दौरान उनके बयानात में तज़ाद और उनकी गिरफ्तारी का बायस बनना। पुलिस की तफ्तीश के दौरान शायर के ड्राइवर आशिक सियाल ने चौंका देने वाले इंकशाफात करते हुए एतराफ़ किया कि लतीफ़ अंसारी ने दूसरे शख्स के साथ मिलकर इस कत्ल की मनसूबाबंदी की। दूसरी जानब STP के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने सिंध के मज़ाहमती शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कब्र पर हाजिरी दी और उनके कज़न डॉक्टर आलमुद्दीन अंसारी से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर STP के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि डॉक्टर आकाश अंसारी अपने नाम की तरह अजीब इंसान थे। डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए। साना ने आकाश अंसारी की अलमनाक मौत पर अफसोस का इजहार किया है। साना के सदर डॉक्टर मकबूल हालेपोर्टो, जनरल सेक्रेटरी असर शेख, नायब सदर USA असगर पठान और दूसरों ने अपने बयान में कहा है कि आकाश न सिर्फ एक बार सलाहियत शायर थे बल्कि वो सिंध के सच्चे सिपाही थे। हम उसकी नागाहानी मौत की तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीक की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। हमें ये वाक़या वो अलमनाक तारीख याद दिला रहा है जो बहुत से सिंधी कौम परस्तों और रहनुमाओं पर गुजरी है, जिन्हें माजी में तशद्दुद और जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। हमें इन वाक़यात के पीछे हकीकत को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ और हक़ूक़ को यकीनी बनाना चाहिए। हम आकाश अंसारी की नागाहानी सोगवार हैं। हम उनके ख़ानदान, दोस्तों और तमाम लोगों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं जिनकी ज़िंदगियों में आकाश रहा। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, नेशनल पार्टी सिंध, ताज बलोच फाउंडेशन, सिंध मजदूर इत्तेहाद की जानिब से गोठ गुल मोहम्मद रिंद में सिंध के लाजवाल किरदार ताज बलोच को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक मुश्तरका प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में ताज बलोच के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाकर फातिहा ख्वानी की गई। तकरीब को नेशनल पार्टी सिंध के सदर ताज मरी, सिंध मजदूर इत्तेहाद के
हमीद चन्ना, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के मलूक अजन, STP के नूर मोहम्मद मेहर, कौमी अवामी तहरीक के अब्दुल मजीद बुग्यो, JSN मोहाज के जहूर लगारी, ताज रिंद के भांजे सीनियर साफ़ी अब्दुल रहमान रिंद, ताज बलोच फाउंडेशन के मोहम्मद यूसुफ रिंद, अब्दुल अजीज रिंद, अली गुल और दीगर ने खिताब किया। उन्होंने उनकी मुसलसल जिद्दोजहद को सराहते हुए इस अज़म का इजहार किया कि ताज रिंद के मिशन को जारी रखा जाएगा। नेशनल पार्टी सिंध के सदर ताज मरी ने अपने खिताब में कहा कि ताज बलोच 1960 में 1 यूनिट के खात्मे की तहरीक से सियासत का आगाज किया गया था। ताज रिंद का मिशन कौमी और तबकाती नाहमवारी मुआशी बदहाली के खिलाफ जिद्दोजहद था। उन्होंने कहा कि आबी ज़खायर और ज़मीनों पर डाका डाला जा रहा है। सिंध को बंजर बनाने के लिए चोलिस्तान के नाल समेत 6 नहरें खोदी गई हैं। ताज मरी ने कहा कि अवाम को पानी पर होने वाले डाके के खिलाफ मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। आकाश अंसारी के कत्ल की मजम्मत करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि आकाश के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात की जाए और कातिलों को सजा दी जाए। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। डॉक्टर आकाश अंसारी की शायरी ने बगावत के शऊर को लफ्ज़ों में ढालकर ख्वाबों को हकीकत बनाने का हौसला दिया। डॉक्टर आकाश के फ़न और फ़िक्र पर इरफान अली लिखते हैं, सोशल मीडिया आज उसकी तस्वीर लिखी नज़मों, गज़लों और गीतों से सजा नज़र आया। हर किसी ने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। किसी ने शेर लिखे, किसी ने उनकी तस्वीर शेयर की, तो किसी ने उनके लिखे और गाए गीतों को सोशल मीडिया की जीनत बनाए रखा। हिन दिल करण ते चाहिया तोसां झेड़ा, पर दिल वरी चयो ईअं तोसां हिसाब कहिड़ा। काश उसे कोई ये बता सकता सिंध से वो जितनी मोहब्बत करता था उससे कहीं ज़्यादा उसके फ़न और फ़िक्र से लोग इश्क करते थे। वो जुगनुओं के देश जा बसा, पीछे रहने वाले बस आहें सिसकियां भरते रोते रह गए। असांजो जॾहिं खून खुशबू थी ईंदो ते वेढ़ा वतन जा बि वासे छॾींदो। आकाश अंसारी सिर्फ शायरी नहीं थे बल्कि वो आवाज़ थे जिन्होंने इनकलाब के बाग डोर मोहब्बत के दिल में संभाली थी, जिसने बगावत के शऊर को लफ्ज़ों में ढालकर ख्वाबों को हकीकत बनाने का हौसला दिया। उनकी शायरी में मोहब्बत की नज़ाकत के साथ जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत का वाज़ेह इज़हार था। डॉक्टर आकाश अंसारी सिर्फ एक शायर नहीं था बल्कि एक तहरीक, एक आवाज़ और एक उम्मीद था। फेसबुक पर की गई तमाम पोस्टें इस बात की खमाजी करते नज़र आती हैं कि डॉक्टर आकाश अंसारी सिंध का सच्चा आशिक था, जिसने नंगे पैरों दर्द में लपेटे लहजों हक और सच को बेदर्दी से कुचलने वाले निज़ाम के मुतल्लिक़ लिखा। आकाश अंसारी न सिर्फ शायर थे बल्कि एक मुफ़क्किर, इनकलाबी आवाज़ थे जिन्होंने हमेशा सच बोला। उनकी शायरी में मोहब्बत ही नहीं, बगावत, उम्मीद भी थी और सिंध के सुनहरे रंग भी इसमें समाये हुए थे। उनके जाने से सिंधी शायरी में इनकलाबी और जज्बाती शायरी का एक अहम बाब बंद हो गया है। जिस्म को जलाया जा सकता है लेकिन उनके ख़यालात और शायरी को नहीं। आकाश अंसारी का इंतकाल सिंधी ज़बान और अदब का बहुत बड़ा नुकसान है। उसने लिखा, मंजिल की जुस्तजू करने वाले कभी कठिन रास्तों की परवाह नहीं करते। वो दहकते कोयलों, टूटे शीशों पर नंगे पैरों से चलने का हुनर बखूबी जानता था। उसे मसावात पसंद थी, वो बराबरी का कायल था। जुल्म, जबर और ज़्यादती के लिए उसका कलम किसी तलवार से कम न था। उसने जो भी लिखा दिल से लिखा। उसने जब जब भी कलम उठाया उसने सिंध की वो दास्तानें लिखीं जो तारीख़, मुस्तकबिल और मौजूदा हालात की अक्कासी करती थीं। आकाश अंसारी सिंध का आशिक था। सिंध में रचने बसने वाले तमाम अफराद से बेलौस मोहब्बत करते हैं। इस किसान पसंद थे, मज़दूर पसंद थे,
سندھ کی دھرتی سے جڑی ہر چیز سے وہ انتہا درجے کا عشق کرتا تھا۔ اس کی عبادت سندھ تھی۔ انہوں نے شاعری کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا اور دائیں بازو کی سیاست کو بے نقاب کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ ان کی شاعری عام لوگوں کو جگانے کے لیے تھی۔ ان کا قلم حکمرانوں کی کرپشن، ظالمانہ نظام اور ناانصافی کے خلاف تیز تلوار کا کام کر رہا تھا۔ ڈاکٹر آکاش کی شاعری نے خاص طور پر نوجوانوں کو بہت متاثر کیا اور وہ اتنی طاقتور آواز بن گئے تھے کہ ان کے نظریات اور سوچ سے بااثر افراد خوف میں مبتلا رہنے لگے تھے۔ آکاش انصاری نوجوانوں کے لیے روشنی کا مینار تھے۔ ان کے جانے سے سندھی ادب میں نئی لہر کو سہارا دینے والا ہاتھ کم ہو گیا ہے۔ سندھی ادب کو ہمیشہ ایسے شاعروں کی ضرورت رہے گی جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکیں، اور آکاش انصاری اس کی بہترین مثال تھے۔ آکاش کی شاعری مظلوموں، کسانوں، مزدوروں اور عام آدمی کے درد کا اظہار تھی۔ ان کے جانے سے یہ آواز کمزور پڑ گئی ہے۔ خود فریبی کی کیفیت اور حقائق کی مشکل دنیا کے عنوان سے ندیم اختر نے لکھا: ہمیں مفروضوں کی ایک خود ساختہ خیالی دنیا میں رہنا بہت پسند ہے۔ نہ جانے ہمیں یہ وہم کیوں لاحق ہے کہ ساری دنیا ہماری مخالف ہے۔ وجہ دریافت کی جائے تو جواب ملے گا کہ سب غیر مسلم ملک باطنی طور پر مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ کوئی اس نقطے پر غور نہیں کرتا کہ محض مذہب کی وجہ سے دنیا کا اسلامی ملکوں کے خلاف ہونے کی بھلا کیا منطق ہو سکتی ہے؟ کیا اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC میں شامل 57 ملک اجتماعی طور پر بھی علم اور دانش، صنعت، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دوسروں سے برتر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں؟ کتنی ایجادات ان کے نام ہیں اور کتنے نوبل انعام انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تمام 57 اسلامی ملکوں کی مجموعی داخلی پیداوار GDP $8 ٹریلین ہے، جس سے صرف امریکہ کی $29 ٹریلین کی GDP 3 گنا اور چین کی 18.5 ٹریلین کی GDP 2 گنا بڑی ہے، جبکہ یورپ کے 3 ملکوں جرمنی، برطانیہ اور فرانس کی GDP OIC کے تمام 57 ممالک سے زیادہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی کہ جب کسی بھی شعبے میں آپ کا دنیا سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو کوئی آپ کا دشمن کیوں ہو جائے گا؟ حقائق سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے جب یہ یقین کر لیا جائے کہ ہمارے مسائل اور پسماندگی کی وجہ سے ہمارے فرض کردہ دشمن ہیں تو ناکامیوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، ہم نے اسے اپنے دشمنوں کی سازش کہا۔ آزادی کے 25 سال بعد تک ملک کا آئین بنانے سے ہمیں کسی نے روکا تھا؟ کس نے روکا تھا؟ کیا دنیا نے ہم پر پابندی عائد کی تھی کہ 1970 کے عام انتخابات کے بعد اقتدار نو منتخب پارلیمنٹ کی اکثریتی جماعت کو منتقل نہ کیا جائے؟ کیا سارے فوجی آمروں اور ان کے حامی عدلیہ نے دنیا کے حکم پر جمہوریتوں کا تختہ الٹا تھا؟ کیا عالمی برادری کے اصرار پر منتخب وزرائے اعظم کو قتل، گرفتار اور جلا وطن کیا جاتا رہا؟ ایک آمر نے افغان جنگ میں ملوث ہو کر مذہبی جنونیت کے شعلے بھڑکائے، دوسرے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک ہو کر ملک کو برباد کیا۔ کیا دونوں آمروں نے یہ عظیم کام اپنے اقتدار کو طول دینے یا دنیا کے مجبور کرنے پر کیے تھے؟ ہم IMF کے پاس مدد کے لیے 23 بار جا چکے ہیں۔ کیا اس ادارے نے ایک بار بھی قرض لینے کے لیے ہمیں مجبور کیا؟ عجب مذاق ہے، قرض اور مدد کے لیے خود جائیں
اور الزام امریکہ پر لگائیں کہ وہ اس عالمی مالیاتی ادارے کے ذریعے ہمیں اپنا محتاج بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں مفروضوں اور خود فریبی کے نفسیاتی کیفے سے باہر نکل کر حقائق کی مشکل دنیا میں رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ ملکوں کی اہمیت کی درجہ بندی مذہب، رنگ و نسل پر نہیں بلکہ ان کے معاشی اور فوجی طاقت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ معاشی طور پر ترقی یافتہ ممالک کی معاشی اہمیت ہوتی ہے، لیکن معاشی اور فوجی دونوں اعتبار سے سبقت رکھنے والے ملک عالمی طاقت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ جاپان اور جرمنی کی دنیا کی تیسری اور چوتھی سب سے بڑی معیشتیں ہیں، لیکن وہ فوجی حیثیت نہیں رکھتے، لہٰذا ان کا شمار عالمی طاقتوں میں نہیں کیا جاتا۔ سوویت یونین دنیا کی دوسری بڑی عالمی طاقت تھا، لیکن وہ سوشلسٹ نظریے کو معاشی ارتقاء کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکا، لہٰذا معاشی زوال سے اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ 1990 کے بعد اس کی دوسری سب سے بڑی عالمی طاقت کی حیثیت ختم ہو گئی، اب وہ صرف ایک فوجی طاقت بن کر رہ گیا ہے۔ چین 35 سال پہلے غریب ملک تھا۔ ڈینگ زیاؤ پنگ نے مفروضوں کے بجائے حقائق کی راہ اپنائی، جس کے نتیجے میں چین نے معاشی اور فوجی اعتبار سے مختصر ترین وقت میں ناقابل تصور ترقی کی اور آج وہ دوسری بڑی عالمی طاقت بن چکا ہے، جس سے امریکہ خائف ہے۔ برطانوی استعمار کے زوال سے سبق نہ سیکھ کر جب امریکہ کے سر میں پوری دنیا پر حکمرانی کا انتہائی مہنگا سودا سمایا تو معیشت اس کا بوجھ نہ اٹھا سکی۔ کم آمدنی اور زیادہ اخراجات نے اسے دنیا کا مقروض ترین ملک بنا دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبوراً سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لگا کر امریکہ کو حقائق کی تلخ دنیا میں واپس لانا پڑا۔ امریکہ سمیت دنیا کتنی بدل گئی، لیکن ہم اب بھی اپنی خیالی دنیا سے باہر نکلنے پر آمادہ نہیں۔ ہم فرض کر چکے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ کر غزہ اسرائیل جنگ ختم کرا دیں گے، جس سے حماس اور حزب اللہ کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ یہ دونوں شدت پسند گروہ اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہم یہ سمجھنے، لکھنے اور بولنے پر تیار نہیں تھے کہ حریف کی طاقت کا انداز کیے بغیر حماس کا اسرائیل پر حملہ آور ہونا دانش مندی نہیں تھی، چونکہ حقائق سے فرار ہمارا رویہ بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت بیان نہیں کی گئی کہ ہر جنگ کے بعد اسرائیل کے رقبے میں اضافہ ہوا، اور فلسطینیوں کو اب تک کم یا زیادہ جو بھی ملا ہے وہ ان کی پرامن سیاسی جدوجہد کا ثمر ہے۔ صدر ٹرمپ دنیا کی سب سے بڑی عالمی طاقت کے سربراہ اور کرۂ ارض کے طاقتور ترین فرد ہیں۔ وہ وہی کریں گے جو امریکہ کے قومی اور بین الاقوامی مفاد کے لیے ضروری ہوگا۔ انہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اعلان کیا کہ امریکہ خود غزہ کی تعمیر نو کرے گا، جہاں فلسطینیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تعمیر نو کے عمل سے امریکی کمپنیوں کو اربوں ڈالر کے ٹھیکوں سے فائدہ ملے گا، اور عین ممکن ہے کہ ادائیگی بھی امیر خلیجی ریاستوں سے کرائی جائے۔ صدر ٹرمپ کے ایک اہم ملاقات ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے ہوئی۔ اس حوالے سے بھی یہ فرض کیا جا رہا تھا کہ امریکہ ہندوستان پر معاشی اور سیاسی دباؤ ڈالے گا۔ یہ حقیقت فراموش کر دی گئی ہے کہ دباؤ ڈالنے کے لیے کسی ملک کے سربراہ کو سرکاری مہمان کے طور پر مدعو نہیں کیا جاتا۔ ٹرمپ مودی ملاقات دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور فوجی طاقت اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت کے سربراہوں کے درمیان ہوئی، جس میں کاروباری معاملات زیر بحث آئے۔ دونوں ملکوں کے باہمی تجارت کا حجم 118 ارب ڈالر ہے، جس میں ہندوستان کو 36 ارب ڈالر کا فائدہ ہے، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 700 ارب ڈالر کی سطح کو چھونے والے ہیں۔ اسی کے لیے 50-60 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی خریدنا معمولی کام ہے۔ مزید برآں چین سے تعلقات کشیدہ ہونے کی صورت میں امریکی کمپنیاں ہندوستان کو مینوفیکچرنگ کا مرکز بھی بنا سکتی ہیں۔
صدر ٹرمپ اور نریندر مودی کاروباری اور سیاسی لین دین کے ماہر ہیں اور زیادہ فائدہ لینے کا فن خوب جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جاپان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ جاپان امریکہ کا پرانا اتحادی ہے۔ وہ انڈو پیسیفک میں امریکی مفادات کے لیے نہایت اہم ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں امریکہ کو 69 ارب ڈالر کا خسارہ ہے، جسے وہ کم کرنا چاہتا ہے۔ جاپان امریکہ کی اسٹیل اور دیگر شعبوں میں 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے علاوہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے مزید گیس اور تیل درآمد کرے گا۔ امریکہ اپنے اتحادی پر دباؤ ڈالنے سے بچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جاپان پر اضافی ٹیرف سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ ہمیں صدر ٹرمپ اور دنیا کے کئی دیگر رہنماؤں سے حقائق کو تسلیم اور ناکامیوں کے برملا اعتراف کا سبق ضرور سیکھنا چاہیے۔ تاہم ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچ اور نفسیات بدلنی ہوگی کہ دنیا ہماری دشمن ہے۔ دراصل ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ ہمیں اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کے بجائے انہیں قبول کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ سازشی مفروضوں میں فرار تلاش کرنے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ ذہنی، فکری اور نفسیاتی تبدیلی کا یہ تکلیف دہ مرحلہ جتنی جلد گزر جائے اتنا بہتر ہے۔ حال میں منعقد کی گئی ہاری کانفرنس کی قراردادیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہاری کانفرنس میں قراردادیں منظور کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ زرعی انقلاب کے نام پر سندھیوں سمیت بلوچ، سرائکی، پنجابی، پشتون، کشمیری اور گلگتی عوام کی زمینوں، وسائل، پانی، پہاڑوں، جزیروں اور کچے کے علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا واحد زرعی انقلاب ہے جس میں نہ کسان شامل ہیں، نہ کاشتکار اور نہ ہی ملکی زرعی ماہرین۔ یہ زرعی انقلاب وہ لوگ لا رہے ہیں جن کا اصل کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن پاکستان پر عالمی سامراجی طاقتوں کی بالادستی کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے لے کر معیشت، ملک میں شامل قوموں کی زمینوں، قومی وسائل اور کاروبار تک ہر چیز پر قابض ہو چکی ہے۔ ملک کے عوام سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC بنا کر چھوٹے صوبوں کی معدنیات، زمینوں اور وسائل پر زرعی انقلاب اور معاشی ترقی کے نام پر قبضے کا لائسنس دے دیا ہے۔ نون لیگ کی تمام اتحادی پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی سندھ سمیت دیگر قوموں کی زمینیں اور وسائلوں پر قبضے میں سہولت کار ہیں۔ اس کانفرنس میں شریک تمام ترقی پسند، عوام دوست، جمہوریت پسند سیاسی رہنما، ادیب، شاعر، کسان اور کاشتکار مطالبہ کرتے ہیں کہ کارپوریٹ زرعی فارمنگ کے ذریعے 48 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین غیر ملکی سرمایہ کاروں اور فوج سے منسلک کمپنیوں کو دینے کے بجائے مقامی بے زمین کسانوں کو دی جائے اور زرعی اصلاحات لائی جائیں، بڑی جاگیریں ختم کر کے زمینی مقامی کسانوں میں تقسیم کی جائیں۔ SIFC جیسے ملک فروخت کرنے والے تمام منصوبوں کو ختم کیا جائے اور کارپوریٹ فارمنگ اور 6 نئے کینال جیسے سندھ کو بنجر بنانے والے منصوبے بھی فوری طور پر بند کیے جائیں۔ چولستان اور گریٹر تھل کینال منصوبوں کو فوراً ختم کیا جائے۔ یہ کانفرنس 6 نئے کینالز کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ دریائے سندھ پر کوئی بھی ڈیم یا کینال بنانے کا عمل روکا جائے اور سندھ کو اس کے حصے کا پانی فراہم کیا جائے۔ گزشتہ 150 سال سے پنجاب کا حکمران طبقہ سندھ کا پانی چوری کرتا آ رہا ہے۔ حکمرانوں کی ان زیادتیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی آبی ماہرین اور غیر جانبدار رہنماؤں پر مشتمل عالمی ٹریبیونل قائم کیا جائے اور اس ڈکیتی کی وجہ سے سندھ کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ بحریہ ٹاؤن، DHA سٹی، کمانڈر سٹی ذوالفقار آباد اور دیگر رہائشی اسکیموں کے نام پر سندھ کی زمینوں پر ہونے والے قبضے فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ بحریہ ٹاؤن کی قبضہ
کی گئی تمام زمین واپس لے کر متاثرہ مقامی لوگوں کو دی جائے اور اس قبضے میں ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کینجھر، کارونجھر، ہالیجوی جھیل، کھیرتھر نیشنل پارک، مومل جی ماڑی، گورکھ ہل اور گنجو ٹکر سمیت سندھ کے تمام تاریخی، ثقافتی مقامات اور پہاڑوں پر ہونے والے قبضے روکے جائیں۔ منشا جھیل کے تباہی اور اس میں آبی حیات کے قتل عام کے ذمہ داروں کے خلاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے اور ان کو سخت سزائیں دی جائیں۔ منشا جھیل کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ 2007 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے زمینوں پر مقامی باشندوں کے حق کو بنیادی انسانی حق تسلیم کیا تھا اور اسے انسانی حقوق کے اعلامیے میں شامل کیا تھا، لیکن پاکستان کے حکمران کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے زمینیں مقامی لوگوں سے چھین کر ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ سندھ سمیت تمام قوموں کی زمینوں پر ان قوموں کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ اس زمین کو کسی بھی حکومت کی ملکیت نہیں بلکہ قوموں کی اجتماعی ملکیت سمجھا جائے۔ حکومت زمین کو صرف اسکولوں، اسپتالوں اور عوامی فلاح اور بہبود کے منصوبوں کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ زرعی ٹیکس لگا کر کسانوں اور زمینداروں پر معاشی حملہ کیا گیا ہے۔ زرعی ٹیکس کا فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ گندم، گنا، چاول سمیت تمام فصلوں اور سبزیوں کے لیے کسانوں اور کاشتکاروں کو مناسب قیمتیں دی جائیں۔ حکومت کے ذریعے گندم کی خریداری بند کرنے اور پاسکو کو ختم کرنے کے فیصلے کی یہ کانفرنس مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ تمام فصلوں کو حکومت خریدے اور ان کی مناسب قیمت کا تعین کرنے کا نظام بنایا جائے۔ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ اور جعلی زرعی ادویات بیچنے والی مافیا کو بے نقاب کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ میں ملوث سرکاری اہلکاروں کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے۔ کسانوں کو سستی قیمت پر معیاری کھاد، بیج اور زرعی ادویات فراہم کی جائیں اور سرمایہ داروں کے مافیا طرز کاروبار کو ختم کیا جائے۔ کسانوں اور زمینداروں کو آسان اقساط پر بغیر سود کے زرعی قرض دیے جائیں اور جدید مشینری فراہم کی جائے۔ زراعت کو فروغ دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں اور کسانوں اور زمینداروں کو آسان اقساط پر بغیر سود کے زرعی قرض دیے جائیں اور جدید مشینری فراہم کی جائے۔ زراعت کو فروغ دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں اور کسانوں، کھیت مزدوروں کو روزگار کے تحفظ سمیت تمام بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں۔ یہ ہاری کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ ارسا ایکٹ میں ترامیم اور پیکا ایکٹ جیسے تمام کالے قوانین کو فوراً ختم کیا جائے۔ کسانوں کے لیے خصوصی عدالتیں، ہاری کورٹس قائم کی جائیں تاکہ انہیں آئینی، قانونی اور انسانی حقوق فراہم کیے جا سکیں۔ یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح کینیڈا کے کیوبیک صوبے 2021 میں میک پائی دریا کو قانونی شخصیت کا درجہ دے کر اسے آزادانہ بہنے کا حق دیا گیا، اسی طرح دریائے سندھ کو بھی ایک زندہ اور جاندار وجود تسلیم کیا جائے، اس کے پانی، کناروں، قدرتی راستے کو اس کا حصہ قرار دیا جائے۔ دریائے سندھ کروڑوں انسانوں، جانوروں، پرندوں، ڈیلٹا کے لیے زندگی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے لیے اسے قانونی حقوق دیے جائیں اور اس کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالنے، نئے کینالز نکالنے اور ڈیم بنا کر پانی روکنے کو قانونی جرم قرار دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، موت آنے تک جاری رہنے والی جد و جہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ ساتھ سلامت۔ آوازی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن